देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से स्वदेशी आंदोलन तक किस तरीके से चला है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं 1885 से 1947 की, ठीक है, इसके बीच में कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर रहेगा 30, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि विकासवादी सुधारवादी धारा किस तरीके से यहाँ पर चली थी। विकासवादी जो धारा है उसके बारे में हम बात करेंगे कि विकासवादी धारा है यहाँ पर किस तरीके से चली थी। तो विकासवादी या सुधारवादी जो धारा थी, इनकी मांग ऐसे सुधारों की थी जिससे शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़े, यानी भारत के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो सके, इस तरीके से मांग है। विकासवादी हैं या सुधारवादी है वो करते थे कि भारतीयों का भागीदारी है बढ़नी चाहिए। मांग नहीं माने जाने पर यह सरकार का विरोध करते थे और विरोध का तरीका सबका अलग अलग था। कांग्रेस के विकास के अलग अलग चरण है, अलग अलग स्तर के विरोध के प्रमाण हमें प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, कांग्रेस ने जब विरोध किया था, सबसे पहले कांग्रेस ने विरोध किया था 1885 से 1905 के बीच में। ये पहला चरण था जब कांग्रेस ने विरोध किया था। तो 1885 से 1905 तक के चरण में राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों की यहाँ पर मांग की जाती है कि राजनीतिक सुधार किए जाने चाहिए देश में, प्रशासनिक सुधार है देश में किए जाने चाहिए, और देश में आर्थिक सुधार है यहाँ पर किए जाने चाहिए। उसके बाद में दूसरा चरण आ जाता है हमारा 19, ये सेकंड चरण आ जाता है। सेकंड चरण आता है 1905 से 1930 के बीच में। इसमें क्या मांग की जाती है? 1905 से 1930 में, 1905 में यहाँ पर स्वराज की मांग उठती है कि हमें अपना अधिकार चाहिए, हमारा राज्य चाहिए, खुद का हम उस पर अधिकार करेंगे, हम खुद अपना राज्य चलाएंगे। तो स्वराज की मांग उठती है। इसे डोमिनियन स्टेट का चरण भी यहाँ पर कहा जाता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर ब्रिटिश सरकार कुछ विभागों के माध्यम से भारत में रहेगी और अन्य विभाग है भारतीयों के पास आ जाएंगे। तो कुछ विभाग है वो ब्रिटिश सरकार के अंदर में रहेंगे और कुछ विभाग हैं वो भारतीयों के पास में आ जाएंगे। तो इसको हमने डोमिनियन स्टेटस का चरण इसको कहा है। इस चरण में कौन कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं? इसी चरण में, स्वराज आंदोलन के चरण में ही स्वदेशी आंदोलन हुआ है। फिर 1916 और 17 में एक आंदोलन हुआ है होम रूल आंदोलन। ये हुआ था 1916-17 में होम रूल आंदोलन। इस आंदोलन को किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इन्होंने 1916-17 में होम रूल आंदोलन चलाया, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। और 1920-21 में असहयोग आंदोलन चलाया, जो कि आपको पता ही है कि असहयोग आंदोलन 20-22 में किसने चलाया था असहयोग आंदोलन। इसकी शुरुआत जो की थी खिलाफत पार्टी ने की थी, किंतु बाद में कांग्रेस भी इसमें शामिल हो गई थी। सबसे पहले कौन सी पार्टी ने 1920-22 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? खिलाफत पार्टी ने आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर बाद में कांग्रेस इसमें शामिल हो जाती है। अभी आता है तीसरा चरण। 1930 से 1947 के बीच में क्या होता है? ये थर्ड चरण है। 1930 से 1947 के बीच में क्या होता है? तो देखिए, 1930 से 1947 का चरण है वो पूर्ण स्वराज का चरण था। इसके अंतर्गत भारत के संपूर्ण शासन पर भारतीयों के हक की यहाँ पर मांग की जाने लगी कि भारतीयों को हक सब जगह मिलना चाहिए। तो इस चरण में कौन कौन से आंदोलन हुए 1930 से 1947 के बीच में? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग जो की गई थी वो की गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब अंग्रेजों की आज्ञा नहीं मानना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। फिर 1942 में आपका आ जाता है भारत छोड़ो आंदोलन कि आपको भारत छोड़ना ही पड़ेगा। ये 1942 में आंदोलन चलता है, भारत छोड़ो आंदोलन। अगर हम क्रांतिकारी धाराओं की बात करें तो इसमें जो 1930 से 1947 के बीच में, इसमें मांग है पूर्ण आज़ादी की गई। स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की, पूर्ण आज़ादी, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज हमें चाहिए, ये मांग यहाँ पर की गई। इसके लिए भी अंग्रेजों के युद्ध में पराजित करके पूर्ण स्वराज की प्राप्ति यहाँ पर चाहते थे कि अंग्रेजों से हम लड़ेंगे और लड़ करके हम अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज प्राप्त कर लेंगे।
अंग्रेजों को युद्ध में पराजित करने के लिए उनकी मंशा थी कि भारत के सैनिकों का राष्ट्रवादीकरण किया जाए और 1857 की तरह के घटनाक्रम का उपयोग यहाँ पर किया जाए। इनका मानना था कि अंग्रेजों को पराजित करने के लिए उनके दुश्मनों का सहयोग भी लिया जाना चाहिए। जो अंग्रेजों के दुश्मन हैं उनका सहयोग भी हमें लेना चाहिए ताकि हम अंग्रेजों को पराजित कर सके। इसके लिए देश के क्रांतिकारी नेताओं को नेतृत्व संभालना चाहिए और जनता का सहयोग हमें लेना चाहिए। इन्हें अपनी योजनाओं को कामयाब करने के लिए तैयारी की जरूरत थी और इसमें लंबा समय भी लग सकता था। इस बीच इन्होंने बदनाम और नृशंस अधिकारियों की हत्या की योजना बनाई और उस पर आगे बढ़े, और कुछ इतिहासकार इसी आधार पर उन्हें आतंकवादी कहते हैं और उनके राष्ट्रवाद को आतंकवादी राष्ट्रवाद भी यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नृशंस अधिकारियों की हत्या करने की योजना बनाई गई और योजना के साथ में नृशंस अधिकारियों की हत्या भी की गई। तो कुछ इतिहासकार इसको आतंकवादी घटना कहते हैं या इस राष्ट्रवाद को आतंकवादी राष्ट्रवाद भी कहते हैं। तो इतिहासकारों के निष्कर्ष की यहाँ पर कमी क्या है? इन्होंने सिर्फ हत्या के आधार पर इन क्रांतिकारियों का आंकलन किया था, किंतु यहाँ यह बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि क्रांतिकारियों ने सिर्फ बदनाम और नृशंस अधिकारियों पर ही हमला किया था और जिसका उद्देश्य जो था वो प्रतिरोध और प्रतिशोध था, ना कि हत्या करना। क्रांतिकारी धाराओं का विकास किस तरीके से हुआ? जैसे जो जो क्रांतिकारी धाराएं यहाँ पर चली, उन क्रांतिकारी धाराओं का किस तरीके से विकास हुआ, किस तरीके से ये धाराएं आगे बढ़ी। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन के पहले 1905 के पहले इक्का दुक्का क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई जिसमें अंग्रेजी अफसरों की हत्या की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के बाद क्रांतिकारी घटनाओं की वास्तविक शुरुआत है 1905 के स्वदेशी आंदोलन के बाद मानी जाती है। स्वदेशी आंदोलन जब विफल हुआ और कांग्रेस बट गई तो इस कारण असंतुष्ट युवा है वैकल्पिक राजनीति की ओर मुड़े। ऐसे में हिंसा और क्रांति उनके लिए एक विकल्प था, किंतु एकमात्र नहीं था विकल्प कि वो हिंसा ही करे, लेकिन उनके लिए हिंसा और क्रांति है उनके लिए विकल्प था, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर बट गई थी, स्वदेशी आंदोलन विफल हो गया था, युवा यहाँ पर असंतुष्ट था, वो विकल्प की तलाश में था और वैकल्पिक राजनीति की ओर वो मुड़ गए और विकल्प में उनको हिंसा और क्रांति ही दिखी। तो एक विकल्प को उन्होंने यूज किया, किंतु वो एकमात्र विकल्प नहीं था, और भी विकल्प थे लेकिन उन्होंने ये विकल्प चूज किया। अब आ जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस के नेता यह कह रहे थे कि युद्ध में सरकार का सहयोग करना चाहिए। यदि ब्रिटिश की जीत हुई तो वो हमें ब्रिटिश हैं वो हमें स्वराज दे देंगे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सेना यूज हो रही थी। तो कांग्रेस का कहना था कि हमें ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना चाहिए ताकि वो हमें बाद में स्वराज दे देंगे। लेकिन क्रांतिकारी इसी युद्ध का सही मौका मान रहे थे और इस क्रम में गदर पार्टी और राजा महेंद्र प्रताप की सक्रियता उल्लेखनीय है कि गदर पार्टी का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, गदर पार्टी बनाई गई और राजा महेंद्र प्रताप की सक्रियता उसमें काफ़ी दिखाई देती है। फिर असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ? 1942 में जब असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के बाद में क्या होता है? जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो इन युवाओं ने साथ दिया और क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं की, लेकिन जब यह आंदोलन वापस हुआ तो एक बार फिर से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद उभरा और इसके तहत तीन संस्थाएं महत्वपूर्ण थी। एक तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी, एक थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी और एक थी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी थी एक तो, क्योंकि जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था तो ये संस्थाएं हैं, ये महत्वपूर्ण काम करती है। यहाँ पर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद उभरा था यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी और नौसैनिक विद्रोह जब यहाँ पर हुआ, कुछ इतिहासकार 1857 के विद्रोह से ही क्रांतिकारी धारा की शुरुआत मानते हैं। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1946 ईस्वी में सेना में हो रहे नस्लवाद भेदभाव और अन्य उत्पीड़न के खिलाफ भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसे रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर 1946 में क्या है, जो नस्लवाद भेदभाव हो रहा था सेना के अंदर और उसके उत्पीड़न के खिलाफ भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था, इसलिए हम उसको रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के नाम से भी उसको जानते हैं।
उसके बाद में आ जाता है आपका गदर आंदोलन। गदर आंदोलन कब होता है? 20वीं सदी की शुरुआत में होता है गदर आंदोलन, 20वीं सदी की शुरुआत में। विभिन्न देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के बीच एक महत्वपूर्ण उपनिवेशवादी विरोधी या क्रांतिकारी आंदोलन था। यह आंदोलन 1913 में भारतीय प्रवासियों के बीच में उभरा था। गदर आंदोलन 1913 में भारतीय प्रवासियों के बीच में उभरा था, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और दक्षिण पूर्वी एशिया में। उर्दू और पंजाबी में गदर शब्द का अर्थ होता है विद्रोह, जो आंदोलन की क्रांतिकारी प्रकृति का प्रतीक है। लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अन्य प्रमुख व्यक्तियों में सोहन सिंह भाखड़ा, करतार सिंह सराभा और तारकनाथ दास शामिल थे। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना और स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इस आंदोलन से ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा लगाए गए भेदभाव, शोषण और दमनकारी नीतियों को समाप्त करने में मांग की गई थी कि ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा जो भी भेदभाव किए जा रहे हैं उनको समाप्त किया जाए, जो भी शोषण किया जाता है उनको समाप्त किया जाए, जो भी दमनकारी नीतियां ब्रिटिश सरकार चला रही है उनको यहाँ पर समाप्त किया जाए। गदर पार्टी ने द गदर नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया, जो कि क्रांतिकारी विचारों को फैलाने और भारतीयों को एकजुट करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया था। यह आंदोलन वर्गहीन समाज, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वकालत करने वाले समाजवादी और अराजकतावादी विचारों से काफी प्रभावित था। गदरवादियों ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र संघर्ष को प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन ने बड़ी संख्या में भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। गदरवादियों का जो उद्देश्य था वो था ब्रिटिश भारतीय सेना के भीतर विद्रोह भड़काना और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक एकीकृत मोर्चा संगठित करना। गदर के सदस्यों ने गुप्त बैठकें आयोजित की, साहित्य वितरित किया, क्रांतिकारी सामग्री की तस्करी भारत में की। उन्होंने एक सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई और सैनिकों, किसानों, बुद्धिजीवियों सहित विभिन्न समूहों से समर्थन यहाँ पर मांगा। ब्रिटिश अधिकारियों ने गदर गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी और कई नेताओं को गिरफ्तार किया। 1915 में क्या होता है? 1915 में असफल गदर साजिश के कारण कई गिरफ्तारियां और मुकदमे हुए, जिससे आंदोलन को गति गंभीर रूप से बाधित हुई। हालांकि गदर आंदोलन का तत्काल सफलता नहीं मिली, लेकिन इससे भारतीय स्वतंत्रता के लिए समग्र संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने भविष्य के क्रांतिकारी आंदोलनों के लिए आधार तैयार किया और स्वतंत्रता सेनानियों की पीढ़ियों को यहाँ पर प्रेरित किया। अब बाकी चीजें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।